हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है बुक 1 का। ठीक है, इसमें द्वितीय क्रियाएं जो हमारा चैप्टर है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन, दोनों प्रकार के क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है सेक्शन सी 3 नंबर का आता है और सेक्शन डी आपका 5 नंबर का आता है। तो इस वीडियो में हम 3 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, वो सब आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री में मिलेंगे। आपको eklavyastudypoint.com गूगल पे जाके सर्च करना है, क्लास 12th में जाना है, इसके बाद अपने सब्जेक्ट में जाना है। सब्जेक्ट में जाने के बाद आपके पास टेबल आएगी, टेबल में आपको चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स चाहिए, यहाँ पे पढ़ सकते हो। एमसीक्यू आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग 3 नंबर और 5 नंबर वाले आप यहाँ पे देख सकते हो। और चैप्टर वाइज मैप आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अभी मैप नहीं डाले हैं, थोड़े दिन में डाल देंगे। और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सभी चैप्टर की वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप इसे जरूर देखो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर के टाइम पे पूरे साल नहीं पढ़ते, जो लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या होता है, आप जल्दीबाजी में याद नहीं रहता, लेकिन अगर जब आप चैप्टर की वीडियो को पहले देखोगे तो आपको 50-60% तो यहीं याद हो जाएगा। जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे तो आपको और याद हो जाएगा। तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है, चैप्टर देखनी है, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बताइए द्वितीय क्रियाएं क्या होती है। इससे पहले हमने प्राथमिक क्रियाओं वाला चैप्टर करा था, द्वितीय क्रियाएं क्या होती है इसको समझते हैं। तो देखिए, द्वितीय क्रिया जो होती है, इसमें जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, उसका मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, यानी मनुष्य क्या करता है, अब ध्यान से समझना, मनुष्य अपने कौशल यानी अपनी स्किल, अपनी तकनीक, अपनी पूंजी, अपनी मेहनत, श्रम, इसकी सहायता से जो हमें प्रकृति से कच्चा माल मिला है उसको एक उत्पाद यानी एक प्रोडक्ट के रूप में बदल देता है। इसी को द्वितीय क्रिया कहते हैं। और इससे क्या होता है, इससे उसके दाम बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आलू है। ठीक है, खेत में यानी प्रकृति से हमको आलू मिला, किसान ने क्या करा, आलू उगाया। अब एक व्यक्ति ने क्या करा, किसान ने पूरे साल मेहनत करी, उसमें खेत में जो भी उसकी प्रोसीजर होती है, ठीक है, उसमें जुताई करनी, बीज डालना या आलू उखाड़ना, जो भी मतलब प्रोसेस होता है, किसान ने सब कुछ करके मेहनत करके आलू तो उगा दिया। एक व्यक्ति क्या था, उसके पास अच्छी स्किल थी, उसके पास क्या था, उसके पास स्किल थी, उसके पास टेक्नोलॉजी थी, उसके पास पूंजी थी, उसके पास श्रम था, उसके पास दिमाग था, विवेक था। उसने उसके आधार पे क्या करा, ठीक है, उसने क्या करा, आलू से चिप्स बना दिए। अब देखो, आलू जब था तो वो सस्ते में बिक रहा था, लेकिन जैसे ही वो चिप्स बना तो उसके दाम क्या हैं, बढ़ जाते हैं। तो यही कहा जाता है, एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है कि यही होता है आपका द्वितीय क्रिया, यानी कि जो प्राथमिक क्रिया से जो चीज़ हमको मिली है उसको हम क्या करते हैं, अपनी पूंजी का लगा के, कौशल को लगा के, तकनीक को लगा के उसको हम परिवर्तित कर देते हैं, जिससे उसका मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, आगे आपके सामने एक दो एग्जाम्पल रखता हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए उदाहरण, देखिए कपास से धागा बनाना और फिर उसके बाद उससे कपड़े बनाना। गन्ना है, गन्ना अगर आप गन्ने के रूप में बेचोगे सस्ता बिकेगा, लेकिन जब उससे चीनी बनेगी तो वो महंगा हो जाता है। आलू है, आलू के रूप में बेचोगे तो वो चिप्स सस्ता बिकेगा, लेकिन जब चिप्स के रूप में बेचोगे तो वो क्या हो जाएगा, महंगा बिकेगा। तो ये सारे उदाहरण है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विनिर्माण यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसका क्या मतलब होता है। विनिर्माण का मतलब होता है किसी भी वस्तु को बनाना। आप देखते हो कोई फैक्ट्री है, मान लो कोई फैक्ट्री है, वहां पे खिलौने बनाए जा रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, खिलौने का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मान लो कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है, वहां पे मोबाइल बनाए जा रहे हैं, तो वहां पे मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, तो विनिर्माण का मतलब होता है किसी भी वस्तु का निर्माण करना, सिंपल बिल्कुल। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई लोहे से कोई चीज़ बनाई जा रही हो, या प्लास्टिक के खिलौने बनाए जा रहे हो, कंप्यूटर या फिर और छोटी छोटी चीज़ें बनाई जा रही हो, अंतरिक्ष यान का निर्माण हो, या दुनिया की कोई भी चीज़ हो जो बनाई जा रही हो, वो सारे विनिर्माण के अंतर्गत ही आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषता होती है। बिल्कुल होती है। देखो, जब भी मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी चीज़ की हो, चाहे खिलौने बना रहे हो, चाहे लोहे की चीज़ बना रहे हो, या कुछ और बना रहे हो, उसमें शक्ति का प्रयोग होता है, यानी कि उसमें एनर्जी लगेगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन। आप किसी भी कारखाने में जाओगे, आप देखोगे एक ही तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं और बहुत बड़े लेवल पे बनाई जा रही होती है। ठीक है, बहुत विशाल लेवल पे बनाई जा रही होती हैं। विनिर्माण जो है मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, विनिर्माण कैसे किया जाता है, या तो मशीनों के द्वारा किया जाता है, या फिर पुराने साधन जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं उस तरीके से किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुटीर उद्योग से क्या अभिप्राय है, इसकी मुख्य विशेषता बताओ। देखो कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो बहुत सिंपल, बहुत घरेलू लेवल से शुरू हो जाते हैं, यानी अपने घर से ही शुरू हो जाते हैं। तो कुटीर उद्योग को ऐसे उद्योग कहा जाता है जिनमें लोग जो होते हैं अपने परिवार के जो मेंबर होते हैं उनके साथ मिलकर स्थानीय कच्चा माल जो होता है उसको इस्तेमाल करते हुए अपने घर पर ही जो डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको बनाते हैं। ठीक है, यानी कि उसका कच्चा माल भी आराम से घर के आसपास ही मिल जाएगा और घर के परिवार के लोग मिलकर बना लेंगे। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाता है, कुटीर उद्योग। छोटे लेवल पे शुरू हो जाता है, पूंजी भी कम लगती है। ठीक है, कम पैसा लगता है, मेहनत भी कम लगती है। तो कुटीर उद्योग की मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें तो इसको घर से शुरू किया जा सकता है। पूंजी और परिवहन के साधन से कोई खास ये प्रभावित नहीं होता, क्योंकि कच्चा माल तो आसपास मिल जाता है और बिक भी आसपास ही जाता है। कच्चा माल और बाजार दोनों ही स्थानीय स्तर पे होते हैं, लोकल लेवल पे अवेलेबल होते हैं। भारी मशीनों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि घर से काम चल रहा है तो भारी मशीनों की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाथ के जो सिंपल औजार होते हैं उसी से काम चल जाता है। और ऐसे उद्योग शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ज़्यादा हमें पूंजी की जरूरत भी नहीं पड़ती ऐसे उद्योग के लिए। नेक्स्ट है आपका कि कुटीर उद्योग के कुछ एग्जाम्पल बताने हैं। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, जैसे आपने देखा होगा घरों पे कुछ लोग मोमबत्ती बनाते हैं। ठीक है, कुछ लोग आम वगैरह ले आते हैं, उसका अचार बनाते हैं, नींबू वगैरह खरीद लाते हैं, उसमें सामान वगैरह जो मसाला है उसको मिला मिलू के अचार बना देते हैं। तो ये कुटीर उद्योग है। कागज़ के थैले बनाना, आपने देखा होगा अखबार के लिफाफे बनाते हैं लोग, तो वो भी कुटीर उद्योग है। बांस की टोकरी बनाना, छोटे लेवल पे जो काम हो जाते हैं सब कुटीर उद्योग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे पैमाने के उद्योग के बारे में जो आप जानकारी है वो आपको देनी है। अथवा में आपके सामने है कि कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग के में क्या अंतर है, छोटे पैमाने के उद्योग की विशेषता बतानी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, एक कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों में, वो क्लियर कर लो। कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग दोनों अलग होते हैं। ठीक है, आपने अभी सुना कि कुटीर उद्योग छोटे होते हैं, घर से शुरू हो जाते हैं, परिवार के मेंबर के साथ काम शुरू हो जाता है। तो ये मत सोचना कि कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग अलग होते हैं, दोनों में डिफरेंस है। अब समझिए छोटे उद्योग क्या होते हैं, ये आपको तब समझ में आएगा। देखिए, ये कुटीर उद्योग से अलग होते हैं। इन उद्योगों में उत्पादन की तकनीक और निर्माण का स्थल जो होता है दोनों कुटीर उद्योग से अलग होते हैं, यानी अब घरों से काम नहीं चलता। इस उद्योग में जो निर्माण का स्थल होता है वो घर से बाहर कारखाना होता है, यानी कि छोटे उद्योग जो होते हैं वो बाहर कारखाने में। ठीक है, कुटीर उद्योग में कहाँ पे काम चल रहा था, घर पे काम चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो छोटे पैमाने के उद्योग है वहाँ पे काम चलेगा कारखाने में। इसमें जो स्थानीय कच्चा माल होता है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यही चीज़ उसमें कुटीर उद्योग में भी इस्तेमाल की जा रही थी, वही चीज़ यहाँ पे भी की जाती है। लेकिन इसमें अर्ध कुशल श्रमिक या फिर कुशल श्रमिक वगैरह जो होते हैं उसको लाया जाता है। और शक्ति के साधन मतलब बिजली के यंत्र हो गए, बिजली से चलने वाली मशीनें हो गई, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जबकि वहाँ पे हाथ के औजार से भी काम चल जा रहा था। इस उद्योग में रोजगार के अवसर जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कारखाना है, कारखाने में भाई 50 लोग काम करते हैं। मान लो एक कारखाना है उसमें 50 लोग काम करते हैं, और जो वो कुटीर उद्योग था उसमें फैमिली के 2 या 4 मेंबर होते हैं, वही काम करते हैं। तो कितना ज़्यादा फर्क है, आप समझ गए ना, इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, ये हमको समझना था। फिर अगला है बड़े पैमाने के उद्योग की विशेषता बताना। अब छोटे पैमाने के उद्योग, कुटीर उद्योग आपने समझ लिया, अब इसके बाद होते हैं बड़े पैमाने के उद्योग, इसके बारे में बताना है। बड़े पैमाने के उद्योग जो होते हैं वो छोटे पैमाने के उद्योगों से अलग होते हैं। ठीक है, इसमें क्या अंतर होता है ये हमें समझना है। तो देखिए, बड़े पैमाने के उद्योग जो है वो छोटे पैमाने के उद्योग से अलग होंगे, क्योंकि इसमें बड़े बाजार यानी विशाल बाजार, अलग प्रकार का जो कच्चा माल है, शक्ति के साधन है, कुशल श्रमिक हैं, विकसित टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और अधिक उत्पादन, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अब सोचो, इसमें आपको एक अच्छी जगह चाहिए, एक ऐसी जगह पे आपको उद्योग लगाना है जहाँ पे बड़ा बाजार उपलब्ध हो। ठीक है, ऐसी जगह पे आपको उद्योग लगाना है जहाँ पे कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो, जहाँ पे मजदूर उपलब्ध हो, जहाँ पे बिजली उपलब्ध हो, टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। ठीक है, ज़्यादा इसमें पूंजी भी लगती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके बड़े पैमाने के उद्योग बनते हैं। और 200 सालों में, लास्ट अगर हम 200 सालों में देखें तो ऐसे उद्योग जो है काफ़ी फले फूले हैं। और खासकर ब्रिटेन में, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्री जो है, यहाँ पे ये जो उद्योग है बहुत तेज़ी से फैले, और उसके बाद दुनिया के अन्य भागों में भी ये उद्योग जो है तेज़ी से फैल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, स्वामित्व के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण करो। दो तरीके से होते हैं, एक तो होते हैं निजी उद्योग यानी प्राइवेट, जैसे मान लो मैं अपनी कोई कंपनी, कोई कारखाना लगा लूँ तो वो मेरा प्राइवेट हो जाएगा। लेकिन एक होता है सरकार का, और एक सरकार और प्राइवेट लोगों का मिलके भी होता है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन देखो, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं पहले ये समझना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे उद्योग होते हैं जो सरकार के अधीन होते हैं, यानी जो सरकार के अधीन होते हैं, और इनका जो मैनेजमेंट होता है वो कौन करेगी, सरकार करेगी, यानी सरकारी कंपनियां होती हैं।
ठीक है, समाजवादी देश जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादा ऐसे उद्योग आपको मिलेंगे। दूसरे उद्योग होते हैं वो होते हैं आपके निजी क्षेत्र के उद्योग, जो प्राइवेट उद्योग होते हैं। ठीक है, ऐसे उद्योगों का मालिक कोई एक व्यक्ति हो सकता है, या कोई एक कंपनी, या फिर कोई एक संस्था हो सकती है। ऐसे उद्योगों का संचालन सरकार नहीं करेगी, इसको निजी संगठन करते हैं। पूंजीवादी देशों में ऐसा होता है। भारत में देखें तो टाटा हो गया, बिरला हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब क्या है, ये निजी उद्योग हैं किसी एक व्यक्ति के। जैसे अंबानी है, अंबानी का रिलायंस उद्योग हो जाएगा। ठीक है, रतन टाटा जी का टाटा उद्योग हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर एक होता है संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। ठीक है, निजी में प्राइवेट हो गया, और सार्वजनिक में हो गया सरकारी हो गया। एक हो गया संयुक्त, यानी ये ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें सरकार प्लस निजी कंपनी, यानी सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों एक साथ आ जाती हैं और मिलकर काम करती हैं, तो इसको कहते हैं संयुक्त क्षेत्र, यानी वो सरकारी भी और प्राइवेट भी है। और एचपीसीएल या एचपीसीएल लिमिटेड एनर्जी जो है वो इसका अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट है कि स्वच्छंद उद्योगों की किन्हीं 3 विशेषताओं की आपको व्याख्या करनी है। स्वच्छंद उद्योग जो है इसके बारे में बताना है। तो देखिए, स्वच्छंद उद्योग जो है वो व्यापक विविधता वाले स्थानों में लाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें किसी कच्चे माल पे निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, ये मेनली पुर्जों पर निर्भर करता है जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन जो होता है वो कम मात्रा में होता है, मजदूरों की आवश्यकता भी कम होती है, और प्रदूषण भी नहीं फैलाता। अब ये उद्योग क्या है मैं आपको समझाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप मुझे कमेंट में बताना, आपने कभी कोई कंप्यूटर वगैरह बनते हुए देखा है? तो आपने बनते हुए देखा होगा, कस्टमाइज करते हुए देखा होगा, तो आपको पता लगा होगा कि उसके अंदर क्या होते हैं, सारे पार्ट कहीं और से बन के आते हैं। जैसे मदरबोर्ड है वो कहीं और से बन के आएगा, एसएमपीएस कहीं और से बन के आएगा, उसके हार्ड डिस्क कहीं और से बन के आएगी, एसएसडी कहीं और से बन के आएगी। ठीक है, जो उसके पार्ट है वो कहीं और से बन के आए हैं, बस उसको आपस में जोड़ दिया जाता है, यानी पुर्जों को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इसको कह दिया जाता है। इस तरीके के जो उद्योग होते हैं वो स्वच्छंद उद्योग में आते हैं। इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता, ज़्यादा इसमें काम भी नहीं होता, और ज़्यादा मजदूरों की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये इस तरीके के उद्योग होते हैं। या फिर मोबाइल, मोबाइल में क्या होता है, कहीं से सारा पार्ट बन के आता है, बस उसको मैन्युफैक्चर एक साथ जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, स्वच्छंद उद्योग के उदाहरण हो जाएंगे। एक क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, कितने सारे क्वेश्चन है अथवा में। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकते हैं। जो उद्योग होते हैं उसकी स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ठीक है, बाकी आप वीडियो को रोक कर पॉज करके आप इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं। मैं आपको सीधा आंसर पे ले चलता हूँ। देखो, उद्योगों को प्रभावित करने के 2 प्रकार के कारक होते हैं। एक तो होता है भौतिक कारक, और एक होता है मानवीय कारक। भौतिक कारक में क्या होगा, कच्चा माल। मान लीजिए आप कहीं पे उद्योग लगाने जा रहे हो, कोई कारखाना लगाने जा रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि वहां पे कच्चा माल उपलब्ध है या नहीं। जैसे मान लो आप प्लास्टिक के खिलौने का उद्योग लगा रहे हो, तो प्लास्टिक आपके लिए कच्चा माल हो गया, तो वहां पे जहां से भी आपको प्लास्टिक मशीनें वगैरह जो भी चाहिए वो उपलब्ध है या नहीं, आप ये देखोगे। दूसरा क्या है, जलवायु देखोगे, अनुकूल जलवायु है या नहीं है। फिर क्या है, जल की उपलब्धता, क्योंकि भाई उद्योग लगाते हैं तो पानी की भी जरूरत होती है, तो जल की उपलब्धता भी देखोगे। फिर शक्ति के साधन, वहां पे बिजली उपलब्ध है या नहीं, मशीनें उपलब्ध है या नहीं, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ये तो हो गया आपके भौतिक कारक। मानवीय कारक में क्या देखोगे कि आपको कोई कारखाना लगाना है तो उसमें काम कौन करेंगे, उसमें मजदूर काम करेंगे, तो वहां पे श्रम उपलब्ध है या नहीं, यानी कि मजदूर उपलब्ध है या नहीं, ये देखोगे। फिर पैसा आपके पास है या नहीं, कितना पैसा लगेगा, पूंजी को देखोगे। फिर वहां पे जैसे मान लो आपके यहाँ पे कच्चा माल आएगा, मान लो यहाँ पे उद्योग है तो कच्चा माल आएगा, और फिर कच्चा माल प्रोडक्ट के रूप में बन के कहीं पे बाजार में जाएगा, यानी आने जाने के लिए परिवहन के साधन है या नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। फिर जो आप बना, मान लो उद्योग है आपका, आप कुछ बना रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसको बेचने के लिए आपको बाजार चाहिए, बाजार आसपास अवेलेबल है या नहीं, ये भी देखा जाएगा। फिर सरकार की पॉलिसी कैसी है, बिजनेस कोई भी शुरू करने के लिए सरकार की पॉलिसी देखी जाती है। अगर सरकार की पॉलिसी आपके पक्ष में है, सब कुछ ठीक है, तो ही आप उद्योग लगाओगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सिंपल है, आप इसी तरीके से इसको बता सकते हो। एक क्वेश्चन है कि जर्मनी का जो रूहर कोयला क्षेत्र है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रूहर कोयला क्षेत्र है, लंबे समय से जो यूरोप की जो मेन औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे कोयला, लोहा और इस्पात, ठीक है, ये इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। और जर्मनी का जो इस्पात है, इसका 80% जो है वो कहीं ना कहीं रूहर से ही प्राप्त होता है इन लोगों को। और औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों के उत्पादन में गिरावट आई है। अब क्या हो रहा है कि जो ये रूहर क्षेत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी जो मेन जरूरत है वो ये पूरा करता है। लेकिन अब कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि ढांचे में कुछ परिवर्तन आ रहा है, अब उद्योग एक जगह से दूसरी जगह पे उठ के जाने लगे हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो उसका उत्पादन होता था पहले के मुकाबले वो गिर गया है, कम हो गया है। और जहाँ पे उद्योग होते हैं वहाँ प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण भी हो रहा है, और औद्योगिक कचरा जो है उसकी भी समस्या आ रही है। तो ये कुछ समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह इस्पात उद्योग से क्या मतलब है आपका, और इसको आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, क्यों कहते हैं, इसको भारी उद्योग भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये आपको समझना है। तो देखिए,
लौह इस्पात उद्योग जो होता है वो सभी उद्योगों का आधार होता है, क्योंकि कोई भी उद्योग हो वहाँ पे मशीनें होती हैं। मशीनें किससे बनती है? ज़्यादातर लोहे की मशीनें होती हैं, तो इसलिए इसको आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर क्या है, ये आधारभूत इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अन्य उद्योगों जैसे, जैसे कि कोई मशीन हुआ या औजार हुआ जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग में किया जाता है, वो सब कच्चा माल तो यही दे रहे हैं ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर लौह इस्पात उद्योग जो है ये भारी उद्योग भी कहलाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उद्योग उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। और लोहा जो होता है वो वैसे भी भारी होता है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, और इसके उत्पाद भी जो होते हैं वो भारी ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हथकरघा उद्योग, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाथ से चीज़ें बनाई जाती है, तो इसमें ज़्यादा मजदूर जो होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें अर्धकुशल जो मजदूर होते हैं उनको रोजगार मिल जाता है। इसमें पूंजी जो पैसा लगता है वो कम पैसों में काम चल जाता है। इसमें सूत की कताई होती है, उसको बुना जाता है, ठीक है। और बिजली करघा, आज के समय में बिजली करघा आ गए हैं, वो कपड़ा बनाने में इसमें मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है। इसमें क्या है, श्रमिकों की आवश्यकता जो है थोड़ी कम पड़ती है, क्योंकि अब बिजली से काम होने लगा है, मशीनों से काम होने लगा है, तो मजदूर की आवश्यकता कम पड़ती है, और इसमें काम भी जल्दी हो जाता है बिजली करघा में, ठीक है। और उत्पादन भी इसमें क्या होता है, अधिक होता है। हथकरघा हाथ से काम किया जाता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये बात आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाते हैं, और थोड़ा जल्दी जल्दी कराने की कोशिश की है ताकि पेपर का टाइम है, आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को देखो। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको क्या है, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको टाइम निकाल के रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।